Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 3, Earth Changing Earth. We have discussed endogenic forces, exogenic forces. We have divided these two words, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनेटिक फोर्स मीन्स जो अर्थ सरफेस के अंदर जो भी हलचल हो रही है, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं. एंड एक्सोजेनेटिक जो अर्थ के बाहर जो चेंजेस आते हैं, जैसे इरोजनल और डिपोजिशनल, वो सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ टेबल वी हैव डिस्कस. In the previous class we have discussed volcano, the diagram of volcano we have done, and we have also done the types of volcano. 3 types होते हैं वॉल्केनोज के. नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अर्थक्वेक्स कि भूकंप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या रीज़न है उनके आने का, और क्या क्या डिस्ट्रक्शन, क्या क्या बर्बादी होती है उनके आने की वजह से. सो द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक इज मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और वी कैन से दैट टेक्टोनिक प्लेट्स, वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉल्टिंग लेड्स टू वाइब्रेशन. लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट हमने पहले ही बता दिया कि जो हमारी पूरी अर्थ है वो 6 मेजर प्लेट्स पर, 6 और 7 मेजर प्लेट्स पर टिकी हुई है. उन प्लेट्स में जब मूवमेंट होती है, वॉल्केनिक इरप्शन से भी कंपन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, और फॉल्टिंग से जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी वजह से जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और वी कैन से दैट विच आर फेल्ट एज अर्थक्वेक, इन सभी चीज़ों की वजह से रिजल्ट क्या है हमारा अर्थक्वेक, मतलब हमारी अर्थ हिलती है. टेबल वाला एग्जांपल दिया था. अगर मैंने आपको एक टेबल पे खड़ा कर दिया और मैं उसको हिला रही हूँ और वाइब्रेशन कर रही हूँ, तो जो ऊपर का सरफेस, मतलब जो लैंड सरफेस एरिया के ऊपर कुछ चीज़ें वो हिलने लग जाएंगी. नीचे से हम टेबल को हिला रहे तो आप भी हिलेंगे, आप भी शेक होंगे. तो उसका रिजल्ट क्या है? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक लिथोस्फेरिक प्लेट के हिलने से, मतलब अगर हम बोले मूवमेंट से, वॉल्केनिक इरप्शन से, या फिर फॉल्टिंग से जो भी चीज़ें होती हैं, उसका रिजल्ट क्या है? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक्स आर सडन वाइब्रेशन. बता के नहीं आती है अर्थक्वेक कि मैं आ रही हूँ, कॉल कर रही है या आपको इन्फॉर्म कर रही है, आप सावधान हो जाए. बिल्कुल नहीं. ये एक सडन रिएक्शन है, सडन एक्शन है, सडन वाइब्रेशन है, और वॉलेंट ट्रेमर्स है, मतलब खतरनाक. ये नहीं आपको थोड़ा सा हिला दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. इतनी कभी कभी रिक्टर स्केल पर इसके पैमाने नापते हैं, दैट वी विल डिस्कस. सो एक वाइब्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा अर्थ एक तरीके से शेक हो जाती है उस पर्टिकुलर पार्ट में. फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं और वॉलेंट ट्रेमर्स होते हैं. दे स्ट्राइक सडनली, अचानक से होते हैं. एंड इफ़ दे आर ऑफ हाई इंटेंसिटी, बिल्डिंग्स कैन बी टॉपल्ड एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस. अगर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो बिल्डिंग्स धराशायी होकर गिर जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, जान और माल की हानि होती है. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक बिल्डिंग है. अब अगर अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं तो ये हिलेगी. अब ये हिलेगी तो ये क्यों खड़ी रहेगी भाई? जिस नींव पर खड़े हैं, हवा में तो कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है. अब ये बिल्डिंग जब इस पर खड़ी है तो जब ये हिलेगी तो बिल्डिंग भी हिलेगी, और जब बिल्डिंग हिलती है तो सामान भी हिलेगा, हम भी हिलेंगे, और क्या होगा? ऐसा अगर खतरनाक वाली चीज़ होती है तो भाई बिल्डिंग हमारी धराशायी हो जाएगी, टूट क्या जाएगी, एकदम बिखर जाएगी. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादियाँ होती हैं. नाउ द पॉइंट इनसाइड द क्रस्ट वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर परी एंड नीरजा का हाउस है. ये रहा परी और नीरजा का हाउस. आई एम ओनली टेकिंग द एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली. ओके, तो यहाँ पर आया भूकंप. अब जहाँ से भूकंप आता है, जिस पॉइंट से हमारा भूकंप एक तरीके से ओरिजिनेट हुआ, इसे हम बोलेंगे फोकस. ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अर्थ का, मतलब अर्थक्वेक का फोकस. द प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. अब बिल्कुल इसकी सीध में अगर हम बात करें, इस भूकंप के सीध में जो कि सरफेस है वो क्या कहलाया जाएगा? एपिसेंटर.
द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस, अब फोकस के बिल्कुल ऊपर जहाँ पर लैंड सरफेस एरिया है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर, भूकंप का एपिसेंटर है। द शॉक ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट मोस्ट एट एंड अराउंड दिस पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन। देखिए अब हमारा जो भूकंप है इस तरीके से फैल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा यहाँ भूकंप पहुँचा, इसके आसपास के जो एरियाज है ना, ये जो घर है इनमें सबसे ज़्यादा बर्बादी होगी। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, यहाँ पर किसी और का घर है, अब देखिए इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी और यहाँ कम नुकसान होगा। पर जहाँ भूकंप हमारा आया है उसके बिल्कुल ठीक ऊपर और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलती है। रेडिएट आउटवर्ड्स इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द फोकस इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। एंड ये जो वेव्स मैंने बनाई हैं ये क्या है, सिस्मिक वेव्स हैं। 3 टाइप्स की वेव्स हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखी थी, पिछली क्लास के अंदर, विच इज़ ऑन पेज नंबर 106। दीज आर द अर्थक्वेक वेव्स P, S and L. Longitudinal stands for P and transverse waves stand for S and surface waves stand for L waves। 3 तरीके की वेव्स होती हैं। सिस्मिक वेव्स ट्रैवल करती हैं। इन सिस्मिक वेव्स सबसे ज़्यादा जहाँ जल्दी, मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ सबसे पहले पहुँचती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर। एपिसेंटर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे यहाँ पर हमारी बर्बादी जो है, या फिर हम बोलें स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ है, जैसे रिक्टर स्केल पे 7.9 है, तो दूर जाते जाते तबाही कम होगी। अब वहाँ कोई बिल्डिंग हिल रही है तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या यहाँ खड़े लोगों को प्रॉब्लम होगी? दूर जैसे जैसे हम चीज़ों से होते जाएंगे हम पर कम मुसीबत आएगी। The strength of the earthquake decreases outwards from the epicenter, so the greatest damage is at the areas on एंड क्लोज टू द एपिसेंटर। जो सबसे ऊपर इसके एरिया है या फिर इस एपिसेंटर के जो क्लोजेस्ट एरियाज हैं, यानी इन 2 घरों में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। In your previous lesson, you have already learned that seismology is the study of behavior of the earthquake or seismic waves। जैसे आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे स्टडी करते हैं, जो नीचे गड़ा हुआ है, दबा हुआ सामान मिल रहा है उसकी स्टडी करते हैं, ये चीज़ कितने साल पुरानी है, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो ये हो गया आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ पर बात की जा रही है सिस्मोलॉजी की। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव। सिस्मोलॉजी मीन्स, यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब है सिस्मिक वेव का अध्ययन करना, सिस्मिक वेव्स के बारे में स्टडी करना। इसकी स्टडी किसके अंदर आएगी? सिस्मोलॉजी के अंदर आएगी। आर्कियोलॉजी की स्टडी किसके अंदर आएगी? कोई हमें गड़ा दबा सामान मिल गया उसकी स्टडी करें कितने साल पुरानी, वो आर्कियोलॉजी के अंदर आएगी। सिस्मोलॉजी ये रही। एस्ट्रोनॉमी स्पेस से रिलेटेड। तो हमने क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, उनकी डेफिनेशन, जियोलॉजी, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ का अगर कोई अध्ययन करता है तो क्या कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई सिस्मिक वेव्स का स्टडी कर रहा है तो उसे हम सिस्मोलॉजी बोलेंगे, वो सिस्मोलॉजिस्ट है। नाउ द अर्थ साइंटिस्ट हु आर एक्सपर्ट्स इन द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ द अर्थक्वेक। अब जिन्हें पूरी जानकारी होती है इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, इस एरिया में आया है कितनी, मतलब वो बिल्कुल देख के पता लगा सकते हैं कितनी तबाही होगी, इन्हें बिल्कुल डीप नॉलेज होती है। तो सिस्मोलॉजी की स्टडी करने वाले को हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट। Now you have to underline the definition of seismology and you have to also underline what do you mean by seismologist। इन 2-3 लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिए।
द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक ट्रेमर्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हम मॉल्स में जाते हैं तो कोई चीज़ तोलनी होती तो इलेक्ट्रॉनिक आजकल मशीन्स आ गई। पहले तराजू आते थे तो बाटा जिसे हम बोलते हैं कुछ वेट होता था, जैसे 1 kg 1.5 kg 2 kg 5 kg 10 kg के इतने बड़े बड़े आते थे। हम उनमें यहाँ रख देते थे एक साइड में और हम 10 किलो का गेहूँ ले रहे हैं फिर वो दोनों बराबर। ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट नापने वाला। फीवर आता है हम लोग क्या लेते हैं, थर्मोमीटर से नाप लेते हैं। अगर कोई वाटर को नापने वाला होता है चीज़, मतलब यहाँ बात की जा रही है कि इंस्ट्रूमेंट कोई चीज़ को अगर हमें नापना है तो हम क्या क्या चीज़ लेंगे हेल्प में। फीवर नापना है हम लोगों ने थर्मोमीटर यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें इंटेंसिटी नापनी है कि जो भूकंप है कितना खतरनाक आया है, किस इंटेंसिटी का है, तो हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, हम लोग लेंगे हमारी हेल्प इंस्ट्रूमेंट की, सिस्मोग्राफ की। इंस्ट्रूमेंट अगर मैं नाम लूँ, इंस्ट्रूमेंट जो कि नापता है इंटेंसिटी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। द स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा भूकंप आया, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं। सिस्मोग्राफ यहाँ पर इसलिए यूज़ में लिया जाता है, पैटर्न्स इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक, रिकॉर्ड रखता है ये। स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी, कितनी खतरनाक, 7.8 का भूकंप है, 2.9 का भूकंप है, ये मापने का काम कौन करेगा, हमारा रिक्टर स्केल, ठीक है। यहाँ हम एक बार शफल कर देंगे, बुखार नापने का काम थर्मोमीटर का होता है, भूकंप कितना ज़्यादा है उसको नापने का काम रिक्टर स्केल करता है, और सिस्मोग्राफ है जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। जैसे किसी को फीवर है तो हम लोगों ने लिख दिया कि इसको 6 बजे इतना फीवर था, इसको 7 बजे इतना फीवर था, हमने रिकॉर्ड रखा। वो थर्मोमीटर अलग काम कर रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पर रिक्टर स्केल ये काम करता है, वो बताता है 7.9 रिक्टर स्केल, मतलब इस पर हमने ये पैमाना नाप लिया, इतना भूकंप है, ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है। 8 ज़्यादा इंटेंसिटी, अगर 1 या 2 कोई इंटेंसिटी वाले भूकंप आते हैं, वैसे ये भी खतरनाक होते हैं, बट यहाँ बात की जा रही है रिक्टर स्केल इंटेंसिटी नापते कितना खतरनाक भूकंप है। एंड सिस्मोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड द अर्थक्वेक ट्रेमर, रिकॉर्ड रखता है ये। इट वॉज डिज़ाइंड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिक्टर। इस स्केल को किसने डिज़ाइन किया था, चार्ल्स एफ रिक्टर। यू हैव टू अंडरलाइन दिस, who invented the Richter scale or who designed the Richter scale? It was Charles F. Richter in 1935. एंड अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट कौन है, जो सिस्मोलॉजी की अध्ययन करते हैं, सिस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं। द न्यूमेरिकल स्केल रेंजेस बिटवीन 0 to 9, ये 0 से 9 तक का एक न्यूमेरिकल स्केल है, 0 से 9 तक का रिक्टर स्केल की यहाँ पे बात की जा रही है। पीपल बेयरली फील अ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड अप टू 2 while 6 और हायर मैग्नीट्यूड क्वेक इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग। 0 से लेकर हम 6 तक की बात करें, 2 तक की बात करें, हमें पता नहीं चलता है, बट 6 से आगे अगर हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला भूकंप है। दे टर्म्ड मेजर एंड आर वेरी डिस्ट्रक्टिव व्हेन हायर देन 7। अगर 7 से ज़्यादा अगर इंटेंसिटी वाला भूकंप है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तबाही मचा देता है, बिल्डिंग्स को गिरा देता है। अब नेक्स्ट पेज में आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडी हैं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 109। 8 अक्टूबर 2005 में मुजफ्फराबाद में एक भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर इन मुजफ्फराबाद अफेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर एंड वॉज फेल्ट अप दिल्ली। मतलब मुजफ्फराबाद में भूकंप आया है और जम्मू कश्मीर तक अफेक्टेड हुआ, दिल्ली तक भी महसूस हुआ। जैसे दिल्ली में भूकंप आता है, न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं, लोग बाहर निकल गए, आप लोगों को भूकंप के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, हैवी चीज़ के नीचे बाहर की तरफ जाना चाहिए, अप्लाइंसेस बंद कर देने चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है। अब 7.6 इसका रिक्टर स्केल पे अगर हम मेज़र करेंगे तो 7.6 है ये, एंड लास्टेड ओवर अ मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा, मतलब इतना सा भूकंप 1 मिनट तक, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है हमारी, 7.6 है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK 1400, 70,000 क्रिटिकली इंजर्ड एंड नियरली 5 मिलियन बिकेम होमलेस। 5 मिलियन लोग
घर से बेघर हो गए। मतलब 7.6 रिक्टर स्केल पर जो अर्थक्वेक है वो इतनी तबाही मचा सकता है। इन मुजफ्फराबाद द सिटी हॉस्पिटल क्रम्बल्ड किलिंग 200, अबाउट 600 स्टूडेंट्स वर बरीड अलाइव एज द आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कोलैप्स। मतलब एक बिल्डिंग धराशायी हो गई जिससे 600 बच्चे दबकर उनकी डेथ हो गई थी, जिंदा ही दब के मर गए। अब अगर हम पहुँचे नेक्स्ट, गुजरात ब्लैक फ्राइडे अर्थक्वेक हिट्स भुज। ये इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है या तबाही मचाने वाला भूकंप है। गुजरात भुज के अंदर जो भूकंप आता है जिसे ब्लैक फ्राइडे, काला, मतलब अगर कोई वो दिन बहुत ही ख़राब निकलता है तो हमें याद रहता है आज का दिन तो बहुत ही ख़राब है। ये इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं हम। 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था और इसकी जो मेजरिंग है वो है 6.9 से 7.9 तक, मतलब खतरनाक ही है। 6.9 से 7. अराउंड 8 मान लीजिए। डिस्ट्रक्शन 90% बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई थी भुज की। 45 सेकेंड्स तक ये भूकंप आया था, मतलब इतनी इंटेंसिटी, 45 सेकेंड तक ये भूकंप आया, पूरी तबाही मचा के गया था। एंड उसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई, जो लोग हैं वो होमलेस हो गए थे। सो अर्थक्वेक से हम लोगों ने ये देखा है कि रिक्टर स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोलॉजिस्ट कौन होता है, that we all have discussed. Now what you have to do, you have to underline all these major points, like what do you mean by seismology, what do you mean by seismologist, what do you mean by Richter scale, what do you mean by seismograph, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया, पैमाना कितना होता है, the definition of earthquake. So in the next class we will discuss dystrophic forces. Thank you.